नॉट कंसर्न्ड विद इनकम, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद आरबीआई। वो कहते हैं हमारे को तो 7 दिन के अंदर अलॉटमेंट चाहिए। तो 7 दिन अलॉट कर दिए, उसके बाद फाइल कर दीजिए आपने कि आप का फाइल क्या ओवरऑल लिमिट डिक्रीज होगी, ओवरऑल लिमिट 7 दिन की होगी ना सर आपको? नहीं, अलॉट करने के बाद एसएसजी का फाइल करेंगे ना, इसको अलॉट 7 दिन कर दिया, उसके बाद आप 180 दिन कर दो, इसमें क्या दिक्कत है? अलॉट करने के लिए हमें इनको लिमिट एक तरीके से अगर कंपनी को लॉट करेंगे तो फ्री डॉक्यूमेंट्स की होगी सर। एसएसजी की आपको 60 दिन के बाद ही फाइल करेंगे ना, अलॉटमेंट के बाद फाइल करेंगे, अलॉटमेंट के बाद, लेकिन अलॉटमेंट के उसमें नहीं कर सकता आपका सर पहले तो टाइम लिमिट ही नहीं। अब अलॉटमेंट का 60 डेज का टाइम आपका एसएसजी का करके पेज पर से ना। अगर हम थोड़ा सा प्रोसीजर को डिटेल में करें तो जो ऑफर लेटर जाएगा पीएस को, वो उसका जो एप्लीकेशन जाएगा, एप्लीकेशन का सीरियल नंबर होना जरूरी है, विदाउट सीरियल नंबर नहीं होगा। दैट कैन गो इन राइटिंग, दैट हैज टू बी गिव एड्रेस टू स्पेसिफिक पर्सन, उसके ऊपर नाम होगा, किसको जा रहा है, एड्रेस होगा उसका, इलेक्ट्रॉनिक मोड या राइटिंग में जा सकता है। जब आप स्पेशल रिविजन पास कर रहे हैं तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा प्राइसिंग का कि एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में कि वो किस रेट पर क्यों आ रहा है। जब आप जिसको भी ऑफर कर रहे हैं उसको मिनिमम 20,000 का फेस वैल्यू का आपको ऑफर करना है। यू कैन नॉट रिसीव बिफोर दैट। पेमेंट टू बी मेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन हु इज सब्सक्राइबिंग, और जिसको आपने ऑफर दिया वही सब्सक्राइब करेगा, कोई और नहीं करेगा। आपको बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल रखनी है। कैश टाइम खत्म हो गया सर, कैश तो बिल्कुल खत्म हो गया। टाइम एक काइंड का नाम ही डिस्कस करते हैं। You have to maintain the record in PS5 and PS4, that is to be filed in the registrar. Now ये जो ऑफर लेटर क्या करना है, इसके मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको। बोलो सर। ऑफर की बात करें तो लेट समबडी और ऑफर 20,000 तो कम ही रहता है। He wants to invest 10,000, can he invest? नहीं है, हो सकता है। ऑफर लेटर जो कहते हैं पैसा आया, आपने फॉर्म नंबर 2 फाइल कर दिया, कोई फीस नहीं मिली। अब ये ऑफर लेटर भी आपको ही तैयार करना पड़ेगा प्रैक्टिकल, द फाइल विल नॉट प्रिपेयर। आपको ऑफर लेटर तैयार करना है तो मैं आपको सारे आइटम्स ने बताया, 50-60% ही बता जो मुझे लगे कि जो बाकी सब तो इजीली हो जाएंगे, ये भी सब कुछ इसमें कुछ इजी है। बिजनेस कैरियर आउट बाय द कंपनी एंड सब्सिडीज, मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ रिस्क फैक्टर्स, details of default including interest of specially due deposits and loans, time schedule for which the offer is valid, price of the offer and its justification, name and address of the valuer who did the valuation, purpose and object of the offer, contribution by the promoters or directors in this issue or otherwise, disclosure of interest of directors, promoters and PMP, details of the pending litigation, remuneration of the directors for the current year as well as the last 3 years, related party transaction for last 3 years related to loan guarantee of securities, auditor the reservations or qualifications or adverse remarks for last 5 years, its impact on financial statement and corrective action taken or proposed to be for each payment. ये भी कुछ ऑफर लेटर में जाएगा। Then material fraud for last 3 years, फाइनेंशियल पोजीशन देनी है आपको बिफोर एंड आफ्टर द इशू, कैपिटल स्ट्रक्चर जाएगा, प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स फॉर लास्ट 3 इयर्स, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन लास्ट 3 इयर्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर लास्ट 3 इयर्स, दैट इज कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट पेड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेड, समरी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूडिंग कैश फ्लो फॉर लास्ट ईयर। आपने कैश फ्लो की तरह बनाया नहीं, बट अगर आपको 1 लाख रुपए लेके आना है तो आपको कैश फ्लो के साथ में उसके अभी देना पड़ेगा। Change in accounting policy in the last 3 years and its effect on profit and reserves, ये सारा आपको ऑफर लेटर में डालना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए कि आप उसको फ्री में करोगे, 1000 रुपये में वेरी गुड। देन डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंप्लायंस ऑफिस, certain caution to be taken. Yes, money has to be kept in separate bank account, not in a regular account. Separate bank account में रखेंगे, ये can be used either for the refund or for the allotment. अलॉटमेंट आपको PS3 में करना है, 30 डेज इट कैन नॉट बी कैश, कैश में नहीं हो सकता, पैसा नहीं आ सकता, बाय प्रॉपर बैंकिंग जनरली पैसा। अगर आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करते तो कंपनी के ऊपर, प्रमोटर्स के ऊपर एंड डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टी है।
तो सबको पता है कितनी है अमाउंट इन्वॉल्व और 2 करोड़ रुपीज विच एवर इज हाई, मिनिमम 2 करोड़ की पेनल्टी, लाख रुपए की आपने एप्लीकेशन दी और एक प्रोसीजर फॉलो किया, प्लस 30 डेज में आपको ये पैसा रिफंड भी करना है और ये आज की डेट में एप्लीकेबल है। इसका नाम कंपनीज एक्ट क्यों है? इसका नाम प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ कंपनीज डायरेक्टर्स एक्ट। सर सबको पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दो। सर वो कहते हैं दे वांट टू रेगुलेट द कंपनी एंड विद द फियर दे वांट द कंपनी टू कंप्लाई। रेगुलेट वो कहते हैं कि वो सब उनके हिसाब से कहते हैं कि वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, पिछले 20 साल के अंदर कितने कंपनी लॉ के सेमिनार हुए, किसने परवाह ही नहीं की, किसने सुना ही नहीं। तो कहते हैं कि हिंदुस्तानियों को आदत पड़ गई है, अगर 100 रुपए का चलाना है तो 100 रुपए पकड़ा के रोड क्रॉस कर जाते हैं, अगर वही 5000 का हो जाएगा तो सब रुकते हैं। आदत ऐसे पड़ गई, तो उन्होंने कहा अच्छा जी ऐसे आदत पड़ गई, तो ब्यूरोक्रेट ने सोचा ठीक है वो 5000 पेनल्टी नहीं, मिनिमम 5 लाख के डाल उनको जेल की धमकी देनी, तभी जाके वो सुनेंगे, वरना सुनते ही नहीं। चीजें रजिस्ट्रार के यहाँ पे फाइल करना या नहीं करना या ये कागज की एस गलत नहीं किया, इसके लिए इस तरह की पेनल्टीज की बातें करना, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक मतलब बेसिकली देखा जाए तो रजिस्ट्रार होता क्या है? He is someone authorized to maintain a register of all the information regarding company. That should be his function and purpose. सर लेकिन आपकी बात में सर कोई मान गया सर, आपकी बात में हाँ सर, लेकिन क्या आपने इसके अगेंस्ट कमेंट किया? उसको भेजा तो है, देखो उसका क्या है, आपने एग्जाम्पल करके एनसीए में डाला 5 वेरी सर वही कह रहा हूँ, एक जने की करने से नहीं होगा, आपने किया वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एवरीवन शुड डू इट। वो कहते हैं फर्क ही नहीं पड़ा स्टेक होल्डर्स को, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, वो आराम से बैठे हैं। सर पता ही नहीं लोगों को, पता ही नहीं। आप मुझे बताइए एक नया कानून लेके आ गए, इसके लिए कोई पब्लिसिटी की, कोई कंपनीज पर ये कितने इन्होंने इनको कम से कम थोड़ा सा एजुकेट करना चाहिए पहले, लोगों को कुछ किया, प्रोफेशनल्स तक को मालूम नहीं है कि ये है क्या, सर अगर आप देखो तो दिसंबर 2012 में ये एक्ट लोकसभा से पास हो गया था, किसने पढ़ा? सर पढ़ा नहीं, मैं वो कह रहे थे मैंने आपको इतना टाइम दिया कमेंट जैसे कि एटीट्यूड है इंडिया में ब्यूरोक्रेसी का कि मैं पेनल्टी लगा सकता हूँ, इसलिए लगाऊंगा, और ये नहीं बनती इससे मतलब नहीं। सर बिल्कुल आपकी बात सही है, बट हम लोगों ने इंक्लूडिंग ऑल प्रोफेशनल्स ऑल इंस्टीट्यूट्स सर दिसंबर 2012 में आया, अगस्त के अंदर राज्यसभा से पास हो गया, तब भी देयर वाज नो इवन ट्रायल, मतलब किसी को कोई फर्क नहीं, किसी ने कोई सेमिनार भी आता था तो अटेंड नहीं होते, वो तो सर अप्रैल आया ना तब से लोगों की नींद लगी, हम लोगों को एंड मोमेंट पे करने की आदत है। So still, if we all, everyone, most of the stakeholders make an issue, then it can be changed in the new act. सर 8 या 9 महीने पहले, शायद 6-7 महीने पहले, सितंबर के तुरंत बाद, अक्टूबर के करीब, मैंने अपनी जो भी क्लाइंट कंपनीज उसके डायरेक्टर को 185, 86, 76 उनके ऊपर लेके देखा कि भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आज ये मानिए किसी की ना एक्नॉलेजमेंट मेल भी नहीं आएगी, सर क्योंकि सर उनको हमने आदत डाली है कि सब कुछ हम संभाल लेंगे, वो क्या कहते हैं हमारे सीए साहब है वो बात है, एक पेनल्टी का नोटिस जाएगा तब आपकी वैल्यू होगी, तब हमारी वैल्यू होगी, फैक्ट भी यही है सर। एडवोकेट को फीस क्यों देके जाते हैं? क्योंकि वो फंसे होते हैं, यहाँ सीए को इसलिए देके जाते हैं कि इसके भी कोई वैल्यू नहीं है, यूज वर्ड करते हैं ठप्पा, बेचारे टोटली अगेंस्ट था, अरे आप करते क्या हो, तो हो सकता है इससे हमारी वैल्यू होगी। लेट्स सी We have to see जो हमारे पास लॉ है, हम सजेशन दे रहे हैं, let's see what's happening at the rest. वो जैसे मर्जी आ सकता है, कुछ नहीं है बिल्कुल। एग्जिस्टिंग कंपनी से इफेक्ट पड़ेगा, Every company सर एग्जिस्टिंग को चली आ रही है नहीं कंपनी की बात कर रहा हूं, सिर्फ साइड डेवलपमेंट है वो नहीं करता है, अब देखो अब उसका टाइम लिमिट नहीं है, अभी भी आप दे दीजिए। एक्टिविटी है नहीं वो कंटिन्यू नहीं सर, ये इसी एक्ट के लिए नहीं
सर प्राइवेट प्लेसमेंट के अलावा पैसा लाने का तरीका जो है बेसिकली राइट इशू, बोनस इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट एक यहाँ पे फर्दर इशू 62 में कहता है 3 क्लॉजेस हैं। एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को राइट इशू दे सकते हैं टू सेंड लेटर्स ऑफ ऑफर बाय नोटिस, ये एक्ट में टाइम दे रखा है, रूल में टाइम दे रखा है 15 से 30 दिन का, एक्ट में दे रखा है 15 से 30 दिन का। ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है उसमें उन्होंने 60 से 15 दिन करने की बात की थी, तो हमने ये कहा कि आप बेनिफिट दे दो प्राइवेट कंपनीज को या उनको और टाइम निश्चित कर दो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन दिस। Notice will be sent at least 3 days before the registered court, speed post और electronic mode। तो ये बैक डेटिंग कुछ नहीं हो सकती। रजिस्टर्ड कोर्ट बैक डेटिंग में सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड का प्रूफ नहीं कर पाएंगे बैक डेट। तो नोटिस आपको जब भी करना है आपको प्रोस्पेक्टिवली करना पड़ेगा। Then you can renounce the shares unless the articles provide otherwise. You have to check the articles generally because in the case of private companies there is a restriction in the articles. And after the time limit, the board may dispose of the best advantage to the company. Second is ESOPs. ESOPs company can give subject to the special resolution and the rules. For private limited, they have given a suggestion that no SR to be passed, it can be an ordinary resolution also. That is in the draft notification. Preferential issue में उन्होंने सारा कहा कि आपको एक्सपर्ट स्टेटमेंट में इतनी कोटा सब कुछ देना पड़ेगा, पर उन्होंने साथ में ही डाल दिया कि अगर प्रेफरेंशियल इशू आता है तो आपको वो प्राइवेट प्लेसमेंट 42 को पूरा अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको प्रेफरेंशियल इशू करना है, राइट। और एक्सेप्शन दे रखी है बेसिकली प्रेफरेंशियल इशू के अंदर अगर डिबेंचर इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द डिबेंचर यू हैव ऑलरेडी पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन दैट दे आर द कन्वर्जन ऑफ द डिबेंचर्स एंड व्हेन द गवर्नमेंट इज कन्वर्टिंग देयर लोन or debenture into equity, then no requirement of any procedure, expenditure statement, SR, requirement. Now the issue comes for issuing of shares other than cash. The only provision which is there is in section 62, section 1 clause C जो हमने डिस्कस किया, preferential issue of shares. पर उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जैसे हमने डिस्कस किया उसमें ये लिख दिया कि अगर आप प्रेफरेंशियल इशू में जा रहे हैं तो आपको सेक्शन 42 को अप्लाई करना पड़ेगा। 42 में तो बैंक अकाउंट से पैसा आना जरूरी है। तो टेक्निकली आज की डेट में टेक्निकली आप you cannot issue shares for other than cash. And I have raised this issue yesterday also when we met the JS writing में भी दिया, exemption भी दिया कि टेक्निकली अगर कोई कंपनी जैसे अगर आप देखें PS3 उसमें क्लियर मेंशन कर रहा है कि स्पेशल रजिस्टर इज रिक्वायर्ड to file for issuing shares other than cash for property assets acquired, for goodwill, for services, for conversion of debentures, conversion of loans, इन सब में वो कहता है, पर एक्ट के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है, रूल्स में कोई प्रोविजन नहीं। तो एक ये टेक्निकल लकूना है, रिप्रेजेंट किया है, अगर चेंज करते हैं, अदरवाइज इट विल बी फॉर इवन फॉर द प्रॉब्लम। आज किसी ने कोई प्रॉपर्टी दी, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट को शेयर इशू करना चाहता है, तो टेक्निकली नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 62 में जाएगा। 62 बाद कहता है 42 को अप्लाई करो। As a CA when you are certifying it, how can you say that 42 is compliant with the money and not coming? So technical problem. That structure आपको देना पड़ता है before and after resolution. Resolutions कौन-कौन से फाइल करने हैं? Actually मेन प्रॉब्लम आज की डेट में इसी resolutions की तो फाइल करना है। सबको पता है स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। Then appointment or renewal of the terms of the managing director ये आपको फाइल करना है। एक ही आया है सेक्शन 117 के अंदर ही कि to borrow money in excess of paid-up capital and free reserves other than the temporary loan, ये 12 सितंबर से आया हुआ है सेक्शन 180 का। अगर आपकी कंपनी का पेड-अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से एक्सेस में आप बोरिंग करते हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उस स्पेशल रेजोल्यूशन को आपको रजिस्ट्रार के पास पेश करना पड़ेगा। अगर आप उसको डिले फाइलिंग करते हैं तो कंपनी के ऊपर मिनिमम फाइन 5 लाख रुपए, मैक्सिमम 25 लाख रुपए। जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है एमसीए का उसमें उन्होंने प्रपोज किया है कि प्राइवेट कंपनी को ये सेक्शन 180 वाली जितनी भी है इसकी फाइलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। टेम्परेरी लोन मीन्स लोन फ्रॉम द बैंकर्स which are demand loans, which are cash credits, which are bill discounting, or which is for less than 6 months.
However, if any amount is received for any capital purpose, that is not a separate. That is not a separate. बट जो वर्किंग कैपिटल लिमिट तो पहले 1 साल के लिए होती है ना सर, 1 साल में रिन्यू होती है। वो कैश क्रेडिट है ना, कैश क्रेडिट सेपरेट नोट के अंदर नहीं है, नहीं आएगी। मेंशन करती है राइट। अदर्स 117 के यहाँ तक तो ठीक है, पर ये जो प्रॉब्लम्स आ गए हैं बोर्ड रेजोल्यूशन फाइल करने, ये देखिए ये तो इजी है, ये नॉर्मली छोटी कंपनी में नहीं होता, फॉर्म शेयर होकर बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज में नहीं होता। ये इश्यू सिक्योरिटीज है, ये डुप्लीकेशन। आज आपने शेयर अलॉट करने हैं, तो शेयर अलॉट करने के लिए जब आप इश्यू सिक्योरिटीज कर रहे हैं तो ये रेजोल्यूशन एनजीटी 14 जाएगा प्लस पीएस3 जाएगा। पीएस3 तो फाइल कर देंगे, ये फाइल करना भूल जाएंगे, ये याद नहीं रहेगा। तो अप्रूव अमेंडमेंट मर्जर ये भी नॉर्मली नहीं होता, अक्वायर कंपनी और टेक ओवर सक्सेसर के ये भी नहीं होता, आगे लेकर टू बोरो मनी। आपकी 1 लाख रुपए की कंपनी, आपने 10,000 रुपए की डायरेक्टर से बोरो किया, आपको रेजोल्यूशन बोर्ड में पास करना और रजिस्ट्रार के पास जाएगा। आपने एनजीटी 14 सारा एनजीटी 14 आपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर, शेयर्स के अंदर, प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट्स में, इसका बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना और रजिस्ट्रार के पास जाएगा। FD is a cash and cash equivalent, that is not a securitization. To grant loans or give guarantee or provide security in respect of loans, हम लोन मैनेजमेंट दे देगा, आपसे पूछेगा तो नहीं, इसको अदर ऐसी तरीके की जरूरत है, चेक लेना, चेक देना, कोई कर देगा। आपको ध्यान रखना है कि इसका रेजोल्यूशन पास होकर फाइल होगा। देन ये तो हम बैलेंस शीट बना के एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, अक्टूबर में करते हैं, और सितंबर के बाद 4 अक्टूबर को उसमें डेट डालते हैं 2-3 सितंबर की। तो वो 2-3 सितंबर वाली डेट है, उसका रेजोल्यूशन है अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, इसको भी पास करके ये भी फाइल करते हैं। ये इस बार की जो होगी वो भी करती है। ऑल कंपनीज diversify the business of the company, make political contributions to appoint or remove KMP, to note appointment or removal of one level below KMP. Then internal auditor जहाँ पे appointment है डिस्कस करेंगे, उसको 6 महीने में अपॉइंट करना है, रेजोल्यूशन फाइल होना है। सेक्रेटरियल ऑडिटर to take note of disclosure of directors' interest in shareholding section 184 section 1, ये सबको पता है, इसमें डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। एवरी ईयर फाइल करना है, एवरी ईयर डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट का नोटिस फाइल करनी है, तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर। 5% से ऊपर अगर इंडस्ट्री कंपनी का बायर सेल कर रहे हैं वो भी आपको करना है, एक्सेप्ट और रिन्यू कॉर्पोरेट डिपॉजिट वो भी करना है। अगर आपको रिक्वायर्ड है क्वार्टरली, हाफ ईयरली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो भी करना है। प्रॉब्लम ये है कि एडिशनल फी के साथ आप 300 दिन तक कर सकते हैं, पर इस सेक्शन में प्रोवाइडर के उसके बाद लेट होता है, तो पेनल्टी मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 25 लाख। प्रॉब्लम यहाँ पे मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ। मान लीजिए मैनेजमेंट ने ये फॉर्म फाइल नहीं किया जो अप्रैल में फाइल करना था, आप ऑडिट के लिए गए अगस्त 2015 के अंदर, आप क्या ये नॉन फाइलिंग की जो पेनल्टी है 5 लाख से 25 लाख की, आपको या तो वो नोट्स में डलवा हुआ है, नहीं डलवाई तो आपको क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा। लायबिलिटी ऑडिटर की, बिकॉज इट इज अ मटेरियल आइटम, हम वो डिस्कस करेंगे फॉल्स स्टेटमेंट में। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। देखिए हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिया, हमने ये भी कहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये सब फाइलिंग से हटाओ, कोई पर्पस सर्व नहीं होता। रजिस्ट्रार को ये फाइलिंग से क्या मिलना है, कुछ भी नहीं। अब क्या आता है ये टू वेट फॉर नेक्स्ट 10 डेज। अगर ये डायरेक्टर्स की कोई और बिजनेस साइड में उस केस में भी क्या ये जाना है, फाइल करना है, एनबीपी 1 एक्शन नोटिस जानी है, पहले भी जानी है, नोटिस जानी है। डायरेक्टर तो पहले वो देगा ना सर, डायरेक्टर तो एनबीपी को देगा, कंपनी एक बोर्ड का रेजोल्यूशन में वो डिस्क्लोजर रिकॉर्ड कर देगी, फिर उसको फाइल करना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक छोटी कंपनी है जिसमें कोई डायरेक्टर है और दोनों का
कैसे पता लगेगा? कहने से तो नहीं लगेगा ना। तो आप वो भी टेक अ नोट, दैट्स ऑल। It means that this has to be widespread. Yes, this is what I'm saying. The company will get. This is what I'm saying. Unless otherwise exempted. देखो जी, हम तो कल बड़े जोर से बोल के आए। Let us wait up to a week. हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अगर बेनिफिट दे दिया तो अदरवाइज पहले करो। लोन्स का भी तो पूरा कवर करेंगे। चलिए ये क्वार्टरली हाफ ईयरली है जहाँ पे एप्लीकेबल है, प्राइवेट लिमिटेड में भी सर जहाँ पे एप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनी में होता है वहीं पे। ठीक है। Let us go to certain accounting issues. Books सबको पता है? अकाउंटिंग के अंदर जो मैं बुक्स के अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, ठीक है? बुक्स के अंदर आपको ये बता दूँ कि उनको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एंड अगर वो मेंटेन नहीं करते तो मैनेजमेंट के ऊपर फाइन है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 5 लाख। सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इम्पोर्टेंस बहुत है और आपको अपने मैनेजमेंट को समझानी पड़ेगी। फाइनेंशियल ईयर को पता है कभी मार्च फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको पता है। अब कैश फ्लो भी इंक्लूड हो गया, एग्जेम्पशन सिर्फ ओपीसी स्मॉल कंपनी और डोनर कंपनी को पूरे में देना, अकाउंटेंट को अप्लाई करना है, शेड्यूल 3 को अप्लाई करना है, एजीएम के बिफोर ले होना है। मैनेजमेंट को नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट पे ध्यान रखना पड़ेगा कि एएस की सारी कंप्लायंस होती है। अगर नहीं हो रही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज टू डिस्क्लोज द डेविएशन ऑफ द एएस, द रीजन फॉर द डेविएशन एंड द फाइनेंशियल इफेक्ट। अगर वो एएस 15 के अंदर एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं करा रहा तो क्यों नहीं करा रहा, ये नहीं कर सकते, फीस नहीं दे सकते, फीस की वजह नहीं करा और मतलब कराना इसलिए तो गिव द रीजन। अगर वो नहीं देता तो ये नॉट एएस कंप्लायंट, देन यू हैव टू क्वालिफाई इट। अगर नॉन कंप्लायंस होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो टू ईयर फेयर नहीं है, ये एएस कंप्लायंट नहीं है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल्डर डायरेक्टर इन चार्ज, सीएफओ, एनी अदर पर्सन चार्ज बाय द बोर्ड एंड इफ नॉट ऑल डायरेक्टर्स इम्प्रिजनमेंट टू 1 ईयर, फाइन मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 5 लाख। ये आपको बताना जरूरी है कि भैया एएस कंप्लायंट होना चाहिए, टू ईयर फेयर होना चाहिए। जिम्मेवारी पहले आपकी, ये पहले आपकी। कंसोलिडेट में किसी की सब्सिडी है तो आपको बस ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि एक भी सब्सिडी है या एसोसिएट एक जॉइंट वेंचर है तो आपको सीएफएस बनाना है। मोर इंपॉर्टेंट इज कि ये छोड़ देता हूं, मोर इंपॉर्टेंट इज बेसिकली कि इसके कंपनी के कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, प्रिपरेशन, एडॉप्शन एंड ऑडिट। पहले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपनी एक्ट में कुछ नहीं था, सेबी से रेगुलेटेड था, वहां से सेबी लिस्टेड कंपनी को कंसोलिडेट करना पड़ता था। नाउ एवरी कंपनी विल हैव टू कंसोलिडेट एंड द इशू व्हिच वी हैव टू टेक केयर इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएफएस ऑडिटर इन द एजीएम। आपको एजीएम में उसको अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर 5 इयर्स। ये मिस मत कीजिएगा, ठीक है? कि 20 लिमिट्स की मैं बात नहीं कर रहा, पता नहीं क्या होगा, इसका जरूरी होगा। एजीएम में इसको ले करना है और साइनिंग होनी है, उसके बाद बोर्ड डायरेक्टर साइन करेंगे, अप्रूवल होनी है, उसके बाद बोर्ड डायरेक्टर साइन करेंगे, चेयरपर्सन और बोर्ड डायरेक्टर और रिप्रेजेंटेटिव, सीईओ, सीएफओ, सीएस। और जब भी ये इशू सर्कुलेट होनी है तो सबके साथ होनी है, अकेला डॉक्यूमेंट नहीं होना। क्या? नोट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। अकेला फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी नहीं होगा, इनके साथ ही होगा। अगर नहीं करते हैं तो कंपनी के ऊपर मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 25 लाख कंपनी के ऊपर। फाइनेंशियल फाइलिंग के तरफ आपको ध्यान रखना है, यस 3 दिन में होना है। नोटिफाइड कंपनी का एक्ट ज्यादा रखना है। अगर आप 300 दिन की बात करते हैं तो पेनल्टी आपको फाइन आपको ध्यान रखना चाहिए मैक्सिमम 10,00,000 रुपये पर डे। अगर आपकी कोई 2012 की फाइलिंग नहीं हुई है तो 300 दिन के बाद से 1,000 रुपये पर डे काउंट कर सकते हैं। और एज ऑडिटर जिसकी नहीं हुई है तो एज ऑडिटर आपको कंटिन्यू लाइबिलिटी दिलानी पड़ेगी, प्लस एमडी एक्सेट्रा जो भी बताया था। अगर नहीं है कोई भी तो ऑल डायरेक्टर्स इम्प्रिजनमेंट टू 6 मंथ्स, फाइन मिनिमम 1 लाख से मैक्सिमम 5 लाख। ये ध्यान रखिए। इंटरनल ऑडिट किस किस को एप्लीकेबल है ये देख लीजिए जैसा, ठीक है जी। प्राइवेट कंपनी में 200 करोड़ का प्रॉफिट टर्नओवर है या आउटस्टैंडिंग लोन्स है 100 करोड़ है।
30 सितंबर तक आपको करना है। पहले ये था कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर डेफिनेशन वुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट व्हाट इज नहीं, एंड इंटरनल ऑडिटर कैन बी एन एम्प्लॉई आल्सो, he may be an employee, he may not be employed. So only chartered accountant and cost accountant, they can be an internal auditor, no one else. He may be an employee, he may not be an employee. Cost accountant chartered accountant चाहिए और उसका स्कोप बोर्ड सेट करेगा। सर वो आपने लीगल उसका एडिशनल फीस, सेकेंडली जनरल पेरेंटिंग लॉज सबके 4 रुपये एडिशनल फीस के साथ पहले करेंगे अपॉइंटमेंट। ऑडिटर का अगर आपने अपॉइंट किया तो उसकी ऑडिटर हैज टू गिव द ओपिनियन इस रिपोर्ट के अंदर आपको देना पड़ेगा। रिपोर्ट आप ऑडिटर बनाएगा स्टेप, तो उसमें हैज टू मेंशन दैट ऑडिटर देयर और वो तो सर देखना पड़ेगा कि जो रिपोर्टिंग रूल्स आएंगे पेनल्टी सेक्शन 450 का तो रहेगा 10,000 रुपये 1,000 रुपये पर डे, 1,000 रुपये पर डे। एप्लीकेशन सबको पता है, आई विल टेक अ ब्लेम। नेक्स्ट कैसे बात करें सर काम इसके अंदर इस साल करना है। इस हिसाब से अगर आपने इस साल नहीं किया तो मार्च 15 में कर नहीं पाएंगे। आपको सर कितना कर सकता हूँ कि डेप्रिसिएशन के अंदर नाउ इट इज यूजफुल लाइफ के ऊपर आपको डेप्रिशिएट करना है। WTP, स्ट्रेट लाइन, डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट सब खत्म। आपको फॉर एग्जाम्पल आपको समझ बता दूं, मैं ये बात मैं छोड़ देता हूँ। यूजफुल लाइफ चेंज हो गई है। बिल्डिंग की 58 से 30 साल, फर्नीचर पिक्चर की 15 से 10 साल, प्लान मशीन फिटिंग 20 से 10 साल। Now what will happen? Suppose I'll give you an example. There is a furniture picture whose cost is 1 lakh rupees. Rental value 5,000 rupees, तो 95,000 को आपको 10 साल में डेप्रिशिएट करना है। आपने मार्च 15 में आके देखा कि उसको हो चुके हैं 8 साल और WTP 80,000 रुपये, तो 15,000 को आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर डेप्रिशिएट करना है। रूल भी यही कहता है। और मान लीजिए किसी केस में उस एसेट की लाइफ वो ऑलरेडी 12 साल जी चुकी है, तो जो डिफरेंसेस को आपको सरप्लस में 15,000 को ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट लॉस नहीं। नाउ थिंक इज कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग एसेट है वो कितनी लाइफ जी चुकी है वो कैलकुलेट करना बहुत इजी है, क्योंकि आप सब लोगों ने हम सब लोगों ने सर्टिफाई किया हुआ है कि द एम्प्लॉयमेंट मेंटेन बहुत इजी है। अगर नहीं है तो प्लीज वर्क ओवर इट। दिस इज ओनली ईयर। आप कोशिश करके देखिए किसी कंपनी को 6 साल या 8 साल हो गए, 6 साल हो गए, 4 साल हो गए, उसके 5 लाख की WTP है, तो उसकी ईच एसेट को भी हमने कई बार क्लोजर्स में एक चेयर एक कैलकुलेटर को भी कैपिटलाइज किया हुआ, तो हर एसेट की कितनी यूजफुल लाइफ हो गई है, यू हैव टू ड्राइव एंड देन यू हैव टू सर्टिफाई एंड डेप्रिशिएट हुआ। तो ये वॉलंटियर्स काम है। प्लीज व्हेनेवर यू डू इट विद अ फी। फ्री में करना चाहें तो वेरी गुड। अगर किसी की 2 करोड़ की है तो आपको सर रिकॉर्ड तो आपके पास एफआईआर है। तो दिस वर्क कैन फेच यू few lakh rupees easily। आपके अपने क्लाइंट्स एमएनसीज जहाँ पे बिल्कुल काम कर रहे हैं, जहाँ पे बड़े ऑर्डर हैं, दिस कैन फेच यू वेरी प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन, गिव दैट यू कैन एबल टू डिलीवर, कैलकुलेट द एग्जिस्टिंग यूजफुल लाइफ, अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और आपको अभी करना पड़ेगा, आप लेट हो गए कोई फायदा नहीं, राइट। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, मैं इतना बताऊंगा कि अभी इजी नहीं रहा है, सिर्फ आपको स्लाइड्स के गो थ्रू कराऊंगा कि भाई डायरेक्टर्स रिपोर्ट क्या फीस नहीं लिया करते थे, अब आप बिना किसी करना चाहें तो कर लीजिएगा। नंबर ऑफ मीटिंग्स की पूरी डिटेल जाएगी, ये भी चल रहा है सारा का सारा। ठीक है, तो 12 पॉइंट तो उसी के अंदर ये लिस्टेड है, तो जरा ध्यान रखिएगा, राइट। ये नेक्स्ट ईयर है, बट कोई भी आप अपने क्लाइंट के साथ नेगोशिएट करते हैं फीस की, यू शुड नो व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क यू हैव टू डू। ऑडिट के अंदर मैं आपको क्वालिफिकेशन सबको पता है कि प्रैक्टिसिंग सी होना चाहिए और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। इस क्वालिफिकेशन में जो एग्जिस्टिंग थी वो ऐसे रखता हूँ।
जो ऐड हुई है इस साल, अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर is holding any security of or interest in company or its subsidiary or any of its holding or associate company or subsidiary holding company, यानी जो ऑडिट साइन कर रहा है उसका पार्टनर उसकी खुद की कंपनी में वो सेम कंपनी जिसको ऑडिट कर रहा है उसकी सबसिडियरी उसकी